आज का वीडियो एजुकेशन होगा और आपके पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड होगा। आज के वीडियो में मैं आपको एजुकेट करना चाहूंगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इनमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और बेसिकली जितनी भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में, एक आम आदमी होने के नाते या फिर एक बिगिनर इन्वेस्टर होने के नाते, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो पे क्लिक करके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर महीने जब आपकी सैलरी आती है तो उस सैलरी का कुछ हिस्सा आप सेविंग्स में रखते हैं, कुछ पैसे आप हमेशा बाद में इस्तेमाल करने के लिए रखते हैं। हो सकता है आप इमरजेंसी के लिए रखते हो या फिर आपको कोई घर खरीदना हो या गाड़ी खरीदनी हो, उसके लिए सेव अप करते होंगे आप। तो सेविंग्स करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? सबसे ऑब्वियस तरीका तो ये है कि आपके बैंक में पैसे आए, आपने उन पैसों को बैंक में पड़े रहने दिया, वहीं पे कलेक्ट होते रहने दिया। ये एक बहुत ही बेकार तरीका है दोस्तों, क्योंकि पड़े हुए पैसे अपनी वैल्यू लूज करते रहते हैं। इन्फ्लेशन हमारे देश में बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से सारी चीजों के प्राइस बढ़ते रहते हैं। तो आपकी पैसों की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे हर साल कम होती रहती है, 4-5% से, जो भी इन्फ्लेशन रेट है उस परसेंट से। रखे गए पैसे अपनी वैल्यू लूज ना करें, इसलिए लोग उन पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं। अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। हमारे देश में मेनली 4 मेन जगह हैं जहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पैसों से। नंबर 1 पे है सेविंग्स अकाउंट, नंबर 2 पे है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, नंबर 3 पे है गोल्ड या ज्वेलरी, लोग अपने पैसों से गोल्ड या ज्वेलरी खरीद लेते हैं। नंबर 4 पे है रियल एस्टेट, लोग अपने पैसों से जमीन खरीद लेते हैं या प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं। अगर कुछ लोग ज्यादा रिस्क उठाना चाहते हैं तो वो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। ये एक और तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। किसी भी इन्वेस्टमेंट में 3 चीजें होती हैं, रिटर्न, रिस्क और टाइम। रिटर्न यानी कितना परसेंटेज प्रॉफिट आप कमा रहे हो इन्वेस्टमेंट करके, कितना मुनाफा आप कमा रहे हो। ये नॉर्मली परसेंटेज में देखा जाता है। तो इन्फ्लेशन रेट हमारा अगर 4% चल रहा है तो आपको ये देखना चाहिए कि जो आपका रिटर्न परसेंटेज है वो 4% से तो ज्यादा ही होना चाहिए। नहीं तो कोई फायदा नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट करके कि आपने वहां पे पैसे डाले भी और उन पैसों की कोई वैल्यू बढ़ी भी नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी उतनी ही तेजी से ऊपर जा रहा है यहाँ पे। रिस्क यानी कितना रिस्की एक इन्वेस्टमेंट को करना। क्या चांसेस है कि आप अपने सारे पैसे गवा दोगे वहां पे इन्वेस्ट करके? क्या चांसेस है कि आप लॉस में चले जाओगे वहां पे इन्वेस्ट करके? और टाइम यानी कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हो। तो बेसिक रूल यहाँ पे ये है कि अगर रिस्क ज्यादा है, टाइम ज्यादा है, तो रिटर्न भी ज्यादा ही होगा। अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा रिटर्न परसेंटेज चाहिए तो आपको ज्यादा रिस्क भी उठाना पड़ेगा या फिर ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सेविंग्स अकाउंट में सबसे कम रिस्क है और वहां पे कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। आप जब चाहे पैसे डाल सकते हो, जब चाहे पैसे निकाल सकते हो। लेकिन वहां पे जो रिटर्न मिलता है वो भी बहुत ही कम है, सिर्फ और सिर्फ 4%, जबकि हमारे पिछले कुछ साल में इन्फ्लेशन रेट रहा है 4 से 5% यहाँ पे। फिक्स डिपॉजिट्स भी वन ऑफ द लीस्ट रिस्की ऑप्शन है, लेकिन वहां पे एक टाइम लिमिट होता है कि आप एक फिक्स टाइम से पहले अपने पैसे बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए वहां पे जो रिटर्न है वो थोड़ा ज्यादा है, करीब करीब 7 to 8% आपको रिटर्न मिल जाएगा फिक्स डिपॉजिट्स में। गोल्ड और ज्वेलरी की इन्वेस्टमेंट में मैं कहूंगा आज के टाइम पे एक सिग्निफिकेंट रिस्क है। इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप यहाँ पे 10 ईयर हिस्ट्री देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 2012 तक तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो जा रहे थे गोल्ड के प्राइसेस। तो आपने 2012 से पहले इन्वेस्टमेंट करी होती तो काफी अच्छा रिटर्न का रेट मिलता आपको। लेकिन 2012 से लेके आज तक बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन एक लेवल उन्होंने मेंटेन करके रखा है, तो कोई ज्यादा रिटर्न का प्रॉफिट नहीं मिलता आपको यहाँ पे। घर खरीदने में और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में मैं कहूंगा लो टू मॉडरेट रिस्क है। प्राइस देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे होते रहे हैं। मार्च 2011 का एक क्वार्टर था जब ये 30% का रिटर्न रेट टच कर चुका था, और मार्च 2018 का जो लेटेस्ट क्वार्टर है वहां पे ये सिर्फ 5% का रिटर्न रेट दे रहा है। हाउसिंग में इन्वेस्ट करने में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि इसमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। लाखों करोड़ों रुपए आपके पास पहले से ही होने चाहिए कि आप इसमें इन्वेस्ट कर पाए, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और स्टॉक मार्केट्स की इन्वेस्टमेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, इनमें बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है लेकिन बहुत ज्यादा आपको लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे कितना रिस्की है स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना, ये डिपेंड करता है आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। इसके लिए आपको बहुत नॉलेज होनी जरूरी है कि कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है और बेसिकली स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ मेन अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट्स थी जो मैंने आपको बताई दोस्तों, लेकिन और भी बहुत सारी टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया। आज के टाइम पे तो क्रिप्टो करेंसी भी आ चुकी है, बिटकॉइन में भी लोग इन्वेस्टमेंट करने लग चुके हैं। एक जनरल वेल नोन एडवाइस है यहाँ पे दोस्तों कि कभी भी आपको अपने पैसों की सिर्फ एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपको अपने पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि कभी भी कोई प्राइस क्रैश करेगा तो आपको ओवरऑल लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। ऐसे बहुत ही कम चांसेस हैं कि गोल्ड भी एक टाइम पे क्रैश कर गया, प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी क्रैश हो रहे हैं और स्टॉक मार्केट भी सब साथ में क्रैश कर गया। ऐसे बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली होता है। चांसेस ये है कि कुछ भी एक चीज क्रैश हुई तो दूसरी तरफ से आपको रिटर्न से मुनाफा मिल जाएगा।
इस चीज को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करना। म्यूचुअल फंड्स एक स्पेशल टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है जिसके थ्रू आप सारी अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट साथ में कर सकते हो, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एक जगह इन्वेस्टमेंट करके। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड खोलती है। तो बेसिकली क्या होता है, आप अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हो और आप जैसे बहुत सारे लोग अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास डालते हैं, तो सारा कलेक्टिवली पैसा वो कंपनी अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देती है। एक एक्सपर्ट की राय लेके, उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए होते हैं, उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दिया जाता है और उन सारी अलग अलग इन्वेस्टमेंट से जो कलेक्टिवली रिटर्न रेट मिलता है उसका कुछ परसेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी रख लेती है, कुछ छोटा सा परसेंट 1 या 2% होगा, और बाकी सारा पैसा आप लोगों को वापस मिल जाता है उस रिटर्न रेट के हिसाब से। HDFC, HSBC, ICICI, आदित्य बिरला, रिलायंस, टाटा, ये कुछ एग्जांपल्स है कंपनीज और बैंक्स के जिन्होंने अपनी अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज खोल रखी हैं। हर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स निकालती है और ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स निकालती हैं। फॉर एग्जाम्पल ICICI ने तो 1200 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स निकाल रखे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स कितना रिटर्न देते हैं और कितने रिस्की होते हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों उस पर कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कम से कम देखा जाए तो 4% का भी रिटर्न रेट दे सकते हैं म्यूचुअल फंड्स, और 30% से ज्यादा का भी रिटर्न रेट दे सकते हैं म्यूचुअल फंड्स, और बहुत जीरो रिस्क वाले भी हो सकते हैं और हाई रिस्क वाले भी हो सकते हैं म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो कहां पे आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रही है। अगर वो कंपनी आपके पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही है तो ज्यादा रिस्की होगा, ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और अगर वो कंपनी आपके पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रही है तो कम रिस्की होगा। AMC में बैठे हुए एक्सपर्ट्स आपके पैसों को कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके बेसिस पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। ऊपर से देखा जाए तो 3 कैटेगरीज में इन सबको बांटा जा सकता है: इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिनमें आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जनरली देखा जाए तो इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में रिस्क ज्यादा होता है और रिटर्न भी ज्यादा होता है। अब किस स्टॉक मार्केट में किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसे कहते हैं लार्ज कैप इक्विटी फंड, अगर छोटी कंपनी में कर रहे हो उसे कहते हैं स्मॉल कैप, और ऐसे होता है मिड कैप इक्विटी फंड। बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम रहता है छोटी कंपनीज के कंपैरिजन में, लेकिन बड़ी कंपनीज की ग्रोथ उतने रेट से नहीं होती जितनी छोटी कंपनीज की हो सकती है, तो रिस्क और रिटर्न दोनों ही बड़ी कंपनीज में कम होता है। फंड्स पे अगला टाइप है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। इसमें क्या होता है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मीडियम कैप सब में थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जाती है, या फिर अलग अलग टाइप की कंपनीज में स्प्रेड आउट करके इन्वेस्टमेंट की जाती है। अगला टाइप है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS। ये एक स्पेशल टाइप का इक्विटी फंड होता है जिसमें आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, जो आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा उस पर टैक्स बचा सकते हैं। अगला टाइप है सेक्टर म्यूचुअल फंड। इसमें स्पेसिफिकली ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है जो एक बड़े से सेक्टर को बिलोंग करती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में जितनी भी कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट किया जा रहा हो। एक लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्ट का सेक्टर हो गया तो उस सेक्टर में किया जा रहा हो। इसका एक एग्जांपल हो गया UTI, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड, तो ये उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जा रही है। ये वाले फंड ज्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो वो सेक्टर गिर रहा है या नीचे जा रहा है सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। एक आखिरी टाइप जो मैं आपको इक्विटी फंड्स का बताना चाहूंगा वो है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स पैसिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं, यानी इसमें कोई AMC का कोई फंड मैनेजर बैठ के ये नहीं देख रहा होता कि अब मुझे पैसे यहाँ डालने चाहिए, अब मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, यानी मार्केट का जैसे रेट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उसके हिसाब से ये भी ऊपर नीचे जाते रहते हैं। ये सेंसेक्स और निफ्टी के प्राइस के देख के ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स की, जो कि होती है डेट म्यूचुअल फंड्स। ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनको डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। अब ये एक्चुअली में एक एक चीज क्या होती है आप खुद पढ़ के देख लीजिए, मैं ये सब वीडियो में बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बॉन्ड्स बता देता हूं मैं आपको क्या होती है। सरकार को कभी पैसे की जरूरत होती है और बजट में से उसको पैसे नहीं मिल रहे होते तो सरकार लोगों से पैसे बोरो करती है। बेसिकली सरकार आम जनता से लोन लेती है, उसको बॉन्ड्स कहते हैं। आप उस चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सरकार को दे सकते हैं और सरकार आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के बाद लौटाएगी ये पैसे। अब डेट म्यूचुअल फंड्स भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। पहले हम ये बात करते हैं लिक्विड फंड्स की।
लिक्विड फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको बहुत ही आसानी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कराया जा सकता है। लिक्विड का मतलब ही वही है एक्चुअली, ये पीने वाला लिक्विड नहीं है। इकोनॉमिक्स में लिक्विड को कहते हैं जिसको आसानी से कैश में कन्वर्ट कराया जाए, जो एसेट कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है इसको, और इसमें बहुत ही लो रिस्क रहता है। इतना लो रिस्क रहता है कि इसको आप बेसिकली ऑल्टरनेटिव समझ सकते हैं सेविंग्स अकाउंट के। एसेट लिक्विड फंड्स, यहाँ पे एक लिक्विड फंड का एग्जांपल है। इसमें आपको 1 साल में 7.1% का रिटर्न मिलेगा, और आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि कितना कंसिस्टेंट ग्रोथ रहा है यहाँ पे। इससे पता चलता है इसकी वेरी लो रिस्क है। यहाँ पे पिछले 5 सालों से यही धीरे धीरे इसी परसेंटेज से बढ़े जा रहा है। अगला टाइप है गिल्ट फंड्स। गिल्ट फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनमें गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। अब क्योंकि सरकार आपके पैसे बोरो कर रही है तो टेक्निकली इसमें जीरो रिस्क है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि सरकार आपके पैसे ना लौटाए। बस ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा ऊपर नीचे होते रहे यहाँ पे। अगला टाइप है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, और फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स को दोस्तों आप बेसिकली ऑल्टरनेटिव समझ सकते हो फिक्स्ड डिपॉजिट्स का, एफडी का यहाँ पे, क्योंकि इनमें एफडी जितना ही वेरी लो रिस्क होता है और इनको फिक्स्ड टेन्योर के लिए किया जाता है। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए इसमें इन्वेस्ट किया जाता है जिससे पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते यहाँ पे। तो ये कुछ मेन टाइप्स है डेट म्यूचुअल फंड्स के। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि जंक बॉन्ड स्कीम्स हो गया। और तीसरी कैटेगरी है दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ये बेसिकली होते हैं एक मिक्सचर डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का। कुछ लोग चाहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन सारे पैसे वहां इन्वेस्ट ना करें, कुछ पैसे हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर लें। तो ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स उसी के लिए होते हैं। अगर ज्यादातर पैसे डेट फंड्स में इन्वेस्टेड है तो इसे कहेंगे एक बैलेंस्ड सेविंग्स फंड। अप्रोक्सीमेटली रेशियो रहती है 70:30, यानी 70% पैसे आपके लो रिस्क पे हैं, डेट फंड्स में है, और 30% आपके इक्विटी फंड्स में। अगर इसका उल्टा होता है, 70% आपके इक्विटी फंड्स में होते हैं, हायर रिस्क पे होते हैं, तो इसे कहेंगे एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में भी और टाइप्स होते हैं, जैसे कि आर्बिट्राज फंड हो गया। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है अभी मैंने आपको बहुत इंफॉर्मेशन दे दी है, बहुत नॉलेज दे दी है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आगे जाके अपनी खुद रिसर्च कीजिए, देखिए और किस किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और कौन सा आपके लिए अच्छा बैठता है।